हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 161 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे। 161 सीआरपीसी के स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, जैसे अन्वेषण, हिंदी में उसको कहेंगे अन्वेषण। कुल मिलाकर ये एक सबूत इकट्ठा करने की कार्रवाई होती है पुलिस की। इसको हम इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण कहते हैं। जब कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस वहां के सारे तथ्य इकट्ठा करती है। जैसे अभी मान लो ये हाथरस कांड चल रहा है और सुशांत सिंह केस का भी सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये सब फैक्ट फाइंडिंग की प्रक्रिया हो रही है। फैक्ट ये लोग ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ गवाहों के बयान लेना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और पुलिस जिस धारा के तहत गवाहों के बयान लेती है वो धारा है 161, यानी 161 सीआरपीसी के तहत पुलिस अनुसंधान के दौरान गवाहों के बयान लेती है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये धारा 161 क्या कहती है। इसके बाद प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको एज इट इज सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत किसी गवाह के बयान लेकर बताऊंगी। तो पहले हम इस सेक्शन को जान लेते हैं। पहले हम हिंदी में जानेंगे और इसके बाद हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके 161 के बयान जो है वो किसी एक लड़की है उसके बयान हम लिखेंगे। तो 161 ये कहती है कि पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा, यानी ये जो सेक्शन 161 सीआरपीसी है ये पुलिस को ये पावर देता है कि वो गवाहों के बयान ले सके, वो उनकी परीक्षा कर सके, उनका एग्जामिनेशन कर सके। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, इस अध्याय के अधीन से क्या मतलब है कि ये जो सीआरपीसी में जो चैप्टर दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन वाला, उसको ये अध्याय कह रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पर एक पूरा का पूरा सीआरपीसी में चैप्टर है और इस चैप्टर में ये सेक्शन 161 एक इम्पॉर्टेंट धारा है। तो कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, यानी पुलिस कोई अपराध घटित हो गया है। हम जानते हैं कि सेक्शन 154 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। इसके बाद 156 में अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट के जरिए एफआईआर भिजवाई जाती है, जो 156(3) के तहत भिजवाई जाती है। कोर्ट में एफआईआर परिवादी जो कंप्लेनेंट है वो पेश करता है और फिर कंप्लेनेंट ये जो पुलिस, इसके बाद जो मजिस्ट्रेट है वो कोर्ट को, मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस को ऑर्डर देता है 156(3) सीआरपीसी के तहत कि वो एफआईआर लॉन्च करे। तो यहाँ धारा 154 से ये चैप्टर जो सीआरपीसी का शुरू होता है। तो एफआईआर होने के बाद 161 के बयान दिए जाते हैं। तो बयान की जो प्रक्रिया है वो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है। तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है तो पुलिस अधिकारी क्या करता है, या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी, यानी इसमें दो तरह के पुलिस अधिकारी दिए हुए हैं कि एक तो जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो खुद होता है, या आईओ के निर्देश पर भी कोई व्यक्ति काम कर सकता है। निर्देश, क्योंकि पुलिस में जो काम होता है वो एक टीम की तरह होता है। वहाँ कोर्टों की तरह काम नहीं होता कि जिस पर्टिकुलर कोर्ट में अगर एक जज है, एक पीठासीन अधिकारी जज नियुक्त है तो वो ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। पुलिस में टीम वर्क होता है। तो इसलिए पुलिस अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी भी यहाँ शामिल है। जैसे मान लीजिए एसपी लेवल का कोई अधिकारी है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो अपने हेड कांस्टेबल को या अपने एएसआई को, किसी को भी निर्देश दे सकता है कि वो बयान लिखे। तो इसलिए यहाँ दो तरह के पुलिस अधिकारी इसमें बताए गए हैं कि कोई पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यानी या तो खुद आईओ है या फिर आईओ के निर्देश पर कोई दूसरा पुलिस अधिकारी है, जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे। अब ये थोड़ा सा इसमें राइडर लगाया गया है कि अगर जब हम किसी अपने काम को डेलीगेट करते हैं तो फिर जिस व्यक्ति को डेलीगेट किया जा रहा है वो एक निश्चित पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे मान लो कोई एसपी है, वो आईओ के रूप में अपनी पावर डेलीगेट करता है, तो फिर ये राज्य सरकार द्वारा
जो विहित व्यक्ति है, जो विहित पोस्ट है, उससे नीचे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अलग अलग एक्ट में ये कार्रवाई अलग अलग होती है और इसमें डीजीपी के यहाँ से या आईजी के यहाँ से ऐसे आदेश निकलते हैं कि कौन व्यक्ति किस लेवल के अपराधों की जांच करेगा। तो जैसे SC/ST का कोई मामला है तो DYSP से नीचे का कोई व्यक्ति जांच नहीं कर सकता। तो इस तरह ये जो बात है ये राज्य सरकार के आदेश से संबंधित बात है और ये अलग अलग आदेश इस बारे में जारी होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये बात करेंगे कि जो भी अधिकारी डेलीगेट करेगा, जो IO इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो अपनी पावर फिर डेलीगेट करता है, तो जो निर्धारित पंक्ति है, जो निर्धारित उसका कैडर है, उससे नीचे के व्यक्ति को वो जांच ट्रांसफर नहीं मतलब डेलीगेट नहीं कर सकता है, अपने पावर में उसको इन्वेस्टिगेशन के नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो ये हो गया। मामले की तथ्य और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। अब ये देखिए, ये मौखिक परीक्षा हो रही है, ओरल बयान उसके लिए जा रहे हैं। किस व्यक्ति के लिए जा रहे हैं? मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की, जो उस घटना के बारे में कुछ भी जानता है, उसकी फैक्ट्स के बारे में जानता है, उसके सर्कमस्टांसेस के बारे में जानता है, तो उसकी वो मौखिक परीक्षा, ओरल परीक्षा करते हैं और फिर इसको रिड्यूस्ड इन राइटिंग यानी राइटिंग में लिख लिया जाता है। तो लिखता कौन है? वो IO खुद लिख सकता है या उसके निर्देश पर उसका अधीनस्थ अधिकारी लिख सकता है। तो ये सेक्शन 161 हमारा है। अब इंग्लिश में एक बार और देख लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, तो 2 पुलिस ऑफिसर हो गए, एक वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और दूसरा और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ। वो पुलिस ऑफिसर जिसको पावर डेलीगेट की गई है, लेकिन वो उस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए जो प्रेस्क्राइब्ड है। और प्रेस्क्राइब्ड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पर उसके अधिकारी प्रेस्क्राइब करते हैं कि इस रैंक से नीचे का अधिकारी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता या बयान नहीं ले सकता, तो उनको ये डेलीगेट करेंगे। सच ऑफिसर क्या करेंगे? ये दोनों ऑफिसर क्या करेंगे? एक तो खुद IO और दूसरा जो IO के बिहाफ पर काम कर रहा है, IO के बिहाफ पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो हो गया। ठीक है, examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। जिसको acquainted है, जिसको पता है कि इस घटना से संबंधित फैक्ट्स क्या हैं। ये जैसे मान लीजिए हम सुशांत केस की बात करते हैं। ठीक है, सुशांत केस बड़ा हाईलाइट केस हो रहा है, तो कई तरह के गवाह इसमें निकल के आ रहे हैं। तो जो व्यक्ति परिचित हैं, टीवी और मीडिया के लोग उनसे अपने सवाल पूछते हैं। तो इसी तरह पुलिस भी उनका ओरल एग्जामिनेशन करती है। अब धारा 161 जाब्ता फौजदारी के अब हम इसके बयान, एक हम पैटर्न जो है बयानों का वो सीखेंगे कि कैसे पुलिस लेती है। तो सबसे पहले ये लिखते हैं धारा 161 जाब्ता फौजदारी, यानी जो ये सेक्शन 161 CRP है, इसको इन्होंने जाब्ता फौजदारी लिखा है। ठीक है, श्रीमती लीगल। अब ये जो मैंने नाम दिया है, ये जो श्रीमती लीगल है, इसके बयान हो रहे हैं। ये जो पीड़ित विक्टिमा है, यहाँ हमारी विक्टिम जो है, ये उसका नाम लीगल हमने दिया है ताकि किसी से एक तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो ये नाम और किसी दूसरे को ये नहीं लगे कि ये मेरा नाम है। तो इस तरह ये मैंने ऐसा नाम लग दिया जो किसी का नाम नहीं होगा। पत्नी श्री राजू सिंह, ये सारे जो नाम यहाँ मैं दे रही हूँ, ये सारे नाम जो हैं ये काल्पनिक नाम हैं। ठीक है, ये नाम सारे काल्पनिक नाम हैं और वास्तविक नाम ये नहीं है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, धारा 161 जाब्ता फौजदारी, श्रीमती लीगल, पत्नी श्री राजू सिंह। अब यहाँ इसकी जाति आ जाएगी, जिस भी जाति की है। उम्र, इसके बाद यहाँ हमने 39 ईयर ली है, तो ये उम्र ली है। निवासी लखपुरा, पुलिस थाना इटावा। अब ये जो लखपुरा हैं और ये थाना इटावा हैं, ये भी काल्पनिक नाम हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लखपुरा कहाँ पे है, क्या है, लेकिन एक काल्पनिक नाम मैंने यहाँ लिया है। अब मुकदमा नंबर हमने काल्पनिक ले लिया है।
ये मुतालिक मुकदमा नंबर 860/19, ये कौन से, अब इस लेडी के जो बयान लिए जा रहे हैं हम कौन से मुकदमे में ले रहे हैं, तो ये नीचे जो है इसका ये आ जाएगा। मुतालिक मुकदमा नंबर 860/2019 का मुकदमा है, हमने फॉर एग्जाम्पल लिया है, यहाँ दिनांक आ जाएगी, ठीक है, ये डेट ये मैंने 12/6/2019 लिखी है। अब धारा कौन सी है, धारा 363, 366, 376 टू आईपीसी, ये आईपीसी की धाराएं हैं, प्लस 3/4 पोक्सो एक्ट, पुलिस थाना इटावा, जिला दिनांक। अब ये देखिए 2 दिनांक है, ये जो 12/6 वाला दिनांक है ये तो मुकदमे के रजिस्टर्ड होने का दिनांक है, और यहाँ ये जो दिनांक आ रहा है हमारा, ये बयान लेने का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो दिनांक आ रहा है। तो 2 दिनांक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख दूं कि ये 12/6/2019 का मुकदमा है, लेकिन हमने बयान आज लिए हैं 3/10/2000 मान लो 19 को ये बयान हो रहे हैं, ठीक है, 3/10/2019 को ये बयान हो रहे हैं, तो यहाँ ये डेट आ जाएगी 3/10/2019 की, जिस दिन ये बयान हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ने दरियाफ्त पुलिस पर बयान किया। अब ये लेडी क्या बयान कर रही है वो ये लिखा जा रहा है, ने दरियाफ्त पुलिस पर बयान किया। दरियाफ्त का मतलब होता है पूछताछ, यानी पुलिस की पूछताछ पर इसने बयान दिया है। क्या कह रही है कि मेरे परिवार में मेरी पुत्री ए है। अब ये लेडी कहती है कि मेरे परिवार में मेरी पुत्री ए है। श्री, अब ये पुत्री का, इसका श्री का पिता है, और ये जाति, ये यहाँ निवासी, उम्र हमारे पास ही रहती है। अब ये कहती है कि मेरी पुत्री है और इसकी जाति ये है, इसकी उम्र मान लो हम 14 साल कर लेते हैं, तो यहाँ ये उम्र आ जाएगी 14 साल, ठीक है, और पुत्री का नाम जो है ए रखा है हमने। तो ये लेडी ये कहती है कि ये पुत्री हमारे पास ही रहती है, हम इसको यहीं पढ़ाते हैं। वो कहती है कि हम इसको यहीं पर पढ़ाते हैं, हमारे पास रहकर ही वो पढ़ती है। अब दिनांक की वो घटना बता रही है, ये कौन सी दिनांक है, जिस तारीख को घटना हुई वो दिनांक ये बता रही है। ये मैंने दिनांक यहाँ खाली छोड़ा है। तो दिनांक को मेरी पुत्री ग्राम, यहाँ ये जो ग्राम है यहाँ उसका गांव आ जाएगा कि कौन से गांव में, मैं अपने पापा के पास गई थी। अब वो उसका कोई गांव, उसके फादर जो है वो किसी और गांव में रहते हैं, तो ये लेडी ये बता रही है कि दिनांक कितने को मेरी पुत्री ग्राम में अपने पापा के पास गई थी, यानी अपने पिताजी के पास गई थी। जो दिनांक की रात्रि को घर से बिना बताए निकल गई। अब यहाँ ये घटना की दिनांक आ रही है, ये जो दिनांक है, ये जो हमारी यहाँ दिनांक है, घटना की दिनांक आ रही है कि फादर के पास गई थी और रात्रि को घर से बिना बताए निकल गई। अब घर से वो लड़की जो है, घर वालों का ये कहना है कि वो बिना बताए वहां से निकल गई। हमको शक है कि मेरी पुत्री को, अब यहाँ मुलजिम का नाम आ रहा है अक्यूज्ड, ठीक है, तो ये जो अक्यूज्ड है इसका नाम यहाँ लिया जा रहा है कि हमको शक है कि मेरी पुत्री को अक्यूज्ड नंबर 1, ठीक है, अक्यूज्ड नंबर 1 कर देते हैं। मान लो इसमें 2-3 मुलजिम बाद में पाए जाते हैं, तो अपन अक्यूज्ड नंबर 1 कर देते हैं कि मेरी पुत्री को अक्यूज्ड नंबर 1 बहला फुसलाकर शादी करने के लिए, अब यहाँ ये जगह आ जाएगी, ठीक है, मान लो महाराष्ट्र ले गया वो उसको, तो महाराष्ट्र में बता देंगे कि वो उसको बॉम्बे ले गया, महाराष्ट्र में उसको बॉम्बे ले गया, ठीक है, भग से तो शादी करने के लिए महाराष्ट्र, यहाँ वो गांव का नाम आ जाएगा, सॉरी, मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर शादी करने के लिए से भगाकर ले गया। अब से है ना, ये से है तो जो जिस गांव से लेकर गया है, तो अपन ये कर लेते हैं, मान लो बॉम्बे महाराष्ट्र से लड़की भागी है, तो बॉम्बे महाराष्ट्र से वो उसको भगाकर लेकर गया है। हमारे परिवार में ही दादा सिंह की गाड़ी चलाता है। अब ये जो अक्यूज्ड है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अक्यूज्ड हमारे परिवार में ही दादा सिंह की गाड़ी चलाता है। अब ये जो दादाजी है इनके, इनका नाम मैंने लिखा है दादा सिंह, ठीक है, तो दादाजी की गाड़ी चलाता था, क्योंकि तभी तो लड़की की जान पहचान हुई, कहीं ना कहीं तो जान पहचान हो ही जाती है ना। हमारे परिवार में दादा सिंह की गाड़ी चलाता था, इस कारण उसका हमारे घर पर आना जाना था। अब उसका हमारे घर पर आना जाना था, जो मेरी पुत्री को शादी करने या दुष्कर्म करने की नीयत से भगाकर लेकर गया है। अब ये जो लेडी है, ये विक्टिम की माँ है, वो ये कहती है, अक्यूज्ड पर आरोप लगाती है कि वो हमारे घर पर आता जाता था, दादा सिंह की गाड़ी चलाता था, और वो मेरी पुत्री को या तो वो शादी करने के लिए लेकर गया है या दुष्कर्म करने की नीयत से, वो उसको नीयत यहाँ बता रही है, इंटेंशन बता रही है वो, ठीक है, कि उसकी इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन वो बता रही है।
आज मेरी पुत्री को के साथ ये अक्यूज के साथ देखा, तब उसको पुलिस की सहायता से लेकर आए। पुत्री को उन्होंने कहीं फिर इसको घूमते फिरते देख लिया अक्यूज के साथ, तो फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और पुलिस की सहायता से वो लेकर उसको छुड़ा कर लाए। तब मेरी पुत्री ने मुझे बताया कि ये जो अक्यूज है ने मेरे साथ गलत काम किया था और फिर मुझे सूरतगढ़ लेकर चला गया। तो यहाँ अब ये लेडी जो है अपनी जो विक्टिम है, अपनी जो पुत्री है, उसके बिहाफ से ये बता रही है। देखिए ये आई विटनेस नहीं है, क्योंकि इसमें लगातार ये आ रहा है कि ये जो बयान है ये तो वो अपनी पुत्री के बताए अनुसार दे रही है कि उसकी पुत्री ने उसे बताया कि अक्यूज ने उसके साथ गलत काम किया था। यहाँ गलत काम से मतलब उसका ये रेप से संबंधित है, ठीक है, किया था और फिर मुझे सूरतगढ़ लेकर चला गया और उसके बाद वो उसे सूरतगढ़ लेकर चला गया। तो यहाँ भी ये लेडी जो है आई विटनेस नहीं है, कुछ बातों की आई विटनेस है, जैसे मेरी पुत्री मेरे परिवार में हमारे पास ही रहती है, हम इसको पढ़ाते हैं, ये उसका आई विटनेस वाला बयान है। लेकिन फिर वो दिनांक इतने को मेरी पुत्री ग्राम से अपने पापा के पास चली गई थी। अब पापा के पास जाने के बाद क्या हुआ, ये बयान इसके आई विटनेस के रूप में नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो वहां थी नहीं। तो ये संभव है वो अपने पति के बताए अनुसार बयान दे रही हो, लेकिन उसने ये ऐसे बयान दिए हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा थानाधिकारी पुलिस थाना। अब यहाँ ये जो थानाधिकारी पुलिस थाना, जो भी पुलिस थाना है ABCD वो आ जाएगा और बयान मेरे निर्देशन में ये आईओ के यहाँ सिग्नेचर आ जाएंगे। आईओ के वो जो भी व्यक्ति बयान ले रहा है, आईओ भी या तो आईओ ले रहा है या आईओ का जो भी अध्यक्ष ले रहा है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। फिर आईओ भी इस पर सिग्नेचर कर देगा और फिर नीचे लिखेगा बयान मेरे निर्देश में लिखे गए और पढ़कर सुनाए गए, यानी ये ROAC वाला ये आ जाएगा कि मेरे निर्देश में लिखे गए और बयान जो है ये गवाह को पढ़कर सुनाए गए हैं, उसने सही होना इसमें स्वीकार किया है। तो इस तरह ये पूरी कहानी जो है ये सेक्शन 161 की हमने पढ़ी और मुझे उम्मीद है कि ये जो 161 के स्टेटमेंट है ये आपको पता चलेगा। इससे आपके दिमाग में एक ब्रीफिंग आएगी, आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आएगी कि कैसे पुलिस या CBI जो भी बयान लेती है वो कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में ये पिक्चर बनने